अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार और एजाज़ सैयद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। हुकूमत और उसके इत्तेहादी क्या कर रहे हैं, हम उसको भी देखते हैं। अपोजिशन जमातें क्या कर रही हैं, हम उस पर भी बात करते हैं। PDM के प्लेटफार्म से क्या हो रहा है, फिर जमातें जो अपनी इनफरादी नौइयत की जो उनके अज़ाइम हैं, सियासी अज़ाइम हैं, वो क्या हैं। हमने ये सोचा कि एक आपको ऐसा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया है जिनमें हम मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनकी जो मौजूदा पॉलिसी है उस पर अलग अलग बात करें। तो आज हम एजाज़ सईद साहब से ये पूछते हैं कि जनाब, पाकिस्तान की एक हम कहें कि बहुत पुरानी जो दीनी और मजहबी जमात है, जमात इस्लामी, उसका पाकिस्तान की यानी कि हम स्ट्रीट पॉलिटिक्स में भी बड़ा रोल रहा है। उनकी इस वक्त क्या हिकमत अमली है। तो एजाज़ सईद साहब, हमें यह बताइए कि जमात इस्लामी का आज भी उनकी जो रैली वगैरह थी, जो मौजूदा सिनेरियो है जिसमें हमें जमात इस्लामी बड़ी कंफ्यूज लगती है, ना पता चलता है कि वो हुकूमत के साथ है ना वो अपोजिशन के साथ है, वो अपनी एक अलग ही उनकी पॉलिसी है। तो आप जमात इस्लामी को क्या देखते हैं कि वो इस वक्त क्या उसके ज़ायम और वो क्या चाह रही है। राजा बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि जमात इस्लामी हुकूमत के साथ भी नज़र नहीं आती और अपोजिशन के साथ भी नज़र नहीं आती। जमात इस्लामी इन दोनों के साथ नज़र नहीं आती, लेकिन ये उनके साथ भी जुड़ी हुई है जहाँ पर ये दोनों जमातें जुड़ी हुई हैं। तो जमात इस्लामी का एक रिकॉर्ड है, राय साहब आपको पता है कि थ्रू आउट ये फ़ौज के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उनकी जो खुफिया एजेंसी हैं उनके साथ उनकी सियासत करती रही है। 71 की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि अवामी लीग थी शेख मुजीब की, उसके ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने ना सिर्फ सियासी तौर पर बात की थी, इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया था। उस वक्त कतर में जनरल याहिया की सरबराही में जो फौजी जनता थी उस वक्त जो रूल कर रही थी उसका साथ दिया था, बल्कि अपने जो कारकुन हैं वो भी मुक्ति बाहनी जो तंजीम थी, उनकी जो तहरीक थी, उससे लड़ने के लिए इन्होंने वहाँ पर भेजे थे। और इसका नतीजा क्या हुआ, जो मैंने और आपने देखा कि मुल्क टूट गया। तो जमात इस्लामी के जो मंशूर था, एक वक्त तक उसमें लिखा हुआ था कि हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने मंशूर भी तब्दील किया। इस्टेब्लिशमेंट के साथ थ्रू आउट इनकी लाइन रही है और अभी भी सूरत हाल ये है कि जमात इस्लामी अमली तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। बी टीम कथा कलामी बी टीम के तौर पर इसलिए काम कर रही है कि ये अपोजिशन जमातों को भी तनकीद करती है, ये अपोजिशन की अपोजिशन भी है और ये हुकूमत की अपोजिशन भी है। तो ये एक थर्ड फोर्स के तौर पर उभरने की कोशिश कर रही है जो अभी तक कामयाब नहीं हुई, क्योंकि लोगों का जो माइंड सेट है वो राय साहब जमात इस्लामी को कबूल नहीं करता। जो 28 नवंबर को इनका इस्लामाबाद में आज जलसा हुआ है 2021 को, उसमें 3-4 पॉइंट बड़े अहम हैं। एक तो पॉइंट ये है कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब, इन्होंने अपना जो खिताब किया है यूथ मार्च से, जो कि महंगाई के ख़िलाफ़ भी निकाला गया एम्बेसी रोड इस्लामाबाद से डी चौक तक, उसमें 3-4 बातें बड़ी अहम हैं। एक तो वो ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से कि जी हम जो सियासत करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो सियासत करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, दरख्वास्त भी उन्हीं से कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि 2023 के जो इंतखाबात हैं ना, वो उसमें आप न्यूट्रल रहें, वो गैर जानबदाराना रहें। दूसरा ये कहते हैं कि जो नैब है ना, हम पर नैब के मुकदमात नहीं हैं, हम बल्दियाती सतह पर भी मौजूद हैं, सूबाई असम्बली में मौजूद हैं, मरकज़ में भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे किसी भी कारकुन के ख़िलाफ़, अहदेदार के ख़िलाफ़ जो नैब का कोई केस नहीं हुआ, करप्शन का कोई केस नहीं हुआ, पनामा और पेंडोरा लीक्स में हमारे नाम नहीं है। ये नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि नैब बिल्कुल ठीक मुकदमात बनाती है, नैब पर इनको एतराज़ नहीं है, यानी कि वही पॉइंट जो कि इस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके साथ ऐड करूँगा कि पाकिस्तान की इतनी पुरानी सियासी जमात होने के बावजूद वो तीसरी क़ुव्वत बनने की हमेशा से कोशिश करती रही। मेरे ख्याल में एक वजह, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये जमात इस्लामी की ऐसी जमात है जिसके दरवाज़े आम आदमी के लिए बंद हैं, कि जो रुकन जमात जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो चंद हज़ार तक इनकी रुकनीत महदूद है और ये उस रुकनीत में डेलिबरेटली इजाफा नहीं करते, बल्कि इसके सामने ना बहुत सारे बैरियर रखे हुए हैं। आपका क्या ख्याल है कि इतनी स्ट्रीट पावर होने के बावजूद जो बैलेट पावर नहीं बन सकी, क्या उसका एक उसके अवामिल में से एक ये भी है?
ऐसा बिल्कुल है, लेकिन मैं आखिरी पॉइंट बता दूं कि जो 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा था, 2 पॉइंट मैंने बताए आपको, नैब के हवाले से एक पॉइंट बताया, इलेक्शंस के हवाले से बताया, और आखिरी पॉइंट उनका ये था कि ये सारे करप्ट हैं, आप अगले इंतखाबात के लिए हमारे CV पे गौर करें, हम पर गौर करें। बाकी जो बात आपने राय साहब की, मैं ये सवाल एक्चुअली आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि आप लोगों को पता है या नहीं, राजा आतिफ जो हैं ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी करते रहे, तो मेरा ये ख्याल है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड के हवाले से राय साहब, ये जो सवाल आपने मुझसे किया ना कि इनकी तंजीम साजी में जो प्रॉब्लम है, वो मुझे आप बताइए कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आपने देखा, फिर जर्नलिज्म आप कर रहे हैं तकरीबन 2 दहाइयों से, तो आप क्या देखते हैं कि इनमें फॉल्ट कहाँ है? एक तो जो सबसे बड़ी बात मेरी नज़र में जो मैंने आपसे सवाल किया था, एक तो वही है प्रॉब्लम कि ये पाकिस्तान की वाहिद हम सियासी जमात कह सकते हैं जिसके अंदर कोई शख्स रुकन नहीं बन सकता। यानी कि जो रुकन जमात का बेटा है वो तो आप बन जाएगा रुकन जमात, लेकिन अगर कोई वैसे इस जमात के साथ अटैच हो जाए, इसके मंशूर के साथ अटैच हो जाए, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने तकरीबन सारी उम्र लगा दी जमात इस्लामी के साथ उसके काज को प्रमोट करने के लिए, लेकिन उनको रुकन जमात नहीं बनाया गया। माजी में मुख्तलिफ इलेक्शंस में अपनी पार्टी को अवामी पजीराई देने के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के नामों से और तंजीमें बनाते रहें, ताकि रुकन जमात नहीं बना सकते तो हम किसी और प्लेटफॉर्म से उनको ऐड कर लें। मसलन हमने देखा कि पासबान के नाम से तंजीम इन्होंने बनाई, फिर शबाब मिली के नाम से तंजीम इन्होंने बनाई, जो बाद में इनके अपने कंट्रोल में नहीं रही, लेकिन जमात इस्लामी के साथ ये मामला रहा। अब यहाँ पे एक और भी फैक्टर है एजाज सैयद, हम अगर देखें तो जमात इस्लामी के जितने अमीर गुजरे हैं आज तक, वो तमाम अमीर अगर हम उनकी शख्सियत की बात करें, फाइनेंशली वो बदनवान नहीं थे, दीनदार थे अपने ज़ाती तौर पे ऑनेस्ट भी वो होंगे, लेकिन हमने देखा कि मफादात से बालातर वो कभी नहीं रहे। आपको याद होगा कि 90s में एक दफ़ा काजी हुसैन अहमद साहब जब अमीर थे इस जमात के, तो ज़ालिमो काजी आ रहा है कि एक नारा बुलंद हुआ था, और वो भी महज एक ही वाक़े पर वो सारा काम क्लोज़ हो गया कि वो वाक़या ये था कि काजी साहब के जो अपना हल्का था उसके अंदर कोई इशू था वो कब्ज़े शब्ज़े का, तो इन्होंने जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से एक इशू बनाया और उसको वो चलाया, और फिर वो जब वो मामला अपना हल हो गया उसके बाद फिर वो ज़ालिमो काजी आ रहा है, वो काजी फिर उधर ही रह गया। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि मियाँ तुफ़ैल साहब का अपना ग्रुप था, काजी हुसैन अहमद का अपना ग्रुप था, ये सिराजुल हक साहब आगे इनका अपना ग्रुप है, लेकिन आपने जो बात की कि CV पेश कर दिया है अब मौजूदा हालात में जमात इस्लामी ने, ये बताइए कि ये जो CV है इनका, ये किन को पेश किया, ये तो हमें आपको सुनने वालों को पता है, लेकिन क्या इनके CV में कोई जान है? क्या ये इसको अवामी पज़ीराई हासिल हो सकती है? राय साहब, मेरा ख्याल ये है कि जमात इस्लामी जिसे कहते हैं ना रिजेक्टेड पार्टी है, जिसे अवाम बारहा वोटों के ज़रिए रिजेक्ट कर चुके हैं। जमात इस्लामी का जो प्रोफाइल है उसके साथ दहशतगर्दी भी जुड़ी हुई है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनमें अलकायदा के साथ लिंक निकलता है जमात इस्लामी का, तो ये इश्यूज़ भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जमात इस्लामी ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व है, लेकिन जो अलकायदा में या बाकी हम लोग इनके घरों से गिरफ्तार हुए हैं, वो इन्हीं के जो जिसे कहते हैं खुरा निकलना, वो इन्हीं की पास निकलता है। और जो मौलाना मौदूदी की अगर आप तालीमात देखें, उसके ऊपर बड़ी तफसील से बात हो सकती है कि उनकी तालीमात में भी तशद्दुद का अंसर मौजूद है, और उसके ऊपर बहुत सारी बात लोग कर चुके हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि वोट में कभी लोगों ने इस जमात में दिलचस्पी नहीं ली, पंजाब में लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, सिंध में इनको रिजेक्ट किया, KPK और बलूचिस्तान में ये मजमूई तौर पर रिजेक्ट हुए। एक दफ़ा तारीख़ में इनको अहमियत हासिल हुई, वो जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था जब MMA बनी, तो एक जमातों का इत्तेहाद था, तो उसमें इनकी जमात की बहरहाल एक हैसियत थी, जो काजी हुसैन अहमद से उनकी एक बिल्कुल हैसियत थी, लोग उनकी बात भी सुनते थे, लेकिन वो सरबराह थे, तो नीचे जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान थे, तो फजलुर रहमान साहब चीज़ें कंट्रोल कर लिया करते थे, तो काजी साहब उससे में आ जाया करते थे। आखिरी बात ये कहूँगा कि जमात इस्लामी जो पॉलिटिक्स कर रही है मज़हब के नाम पर, पंजाब में वही पुराना जो नैरेटिव है मज़हब के नाम पर कि जी इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके हम किसी तरीके से इक़्तिदार में आ जाए। अब इस कार्ड को खेलने वाले पंजाब के अंदर भी और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं जो इनसे ज़्यादा मौसर भी हैं, और इनसे ज़्यादा लोगों में एक उनकी हमायत भी आई है, क्योंकि इनकी दुकान पुरानी हो चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इनमें कोई जान है। कल कलां
कोई इन्हें कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए और स्ट्रक्चर इनकी मदद करे, इस्टेब्लिशमेंट इनकी मदद करे, तो शायद कुछ इनमें सीटें और निकाल लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। हमने एक चीज़ एजाज सईद एक ऐड कर दूं, आप शायद उससे इत्तेफाक करें। एक पाकिस्तान में जमाती तहरीक इस्तिकलाल, पाकिस्तान के बहुत सारे रहनुमा उस तहरीक इस्तिकलाल से निकल कर फिर दूसरी जमातें उन्होंने बनाई या उनमें आए और मेन पॉलिटिक्स में सब बने। खुद नवाज शरीफ साहब उसकी एक मिसाल है। अच्छा, इसी तरह जमात इस्लामी भी जो है ना, वो सियासत की एक पनीरी ज़रूर उसने लगाई है। इस वक्त भी पाकिस्तान की जो मुतहरिक सियासत है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माजी में जमात इस्लामी के सारे हैं। आप एहसन इकबाल को ले लीजिए, आप फयाज़ उल हसन चौहान को ले लीजिए, आप असद कैसर को ले लीजिए, आप सदीक उल फारूक को ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे नाम गिनवाए जा सकते हैं जो जमात इस्लामी से है। तो जमात इस्लामी का जो अब तक का जो रोल है वो यही रहा है कि वो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस जो है वो दूसरी पार्टियों को ट्रेंड करके देती रही है। देखते हैं कि आगे जमात इस्लामी कैसे चलती है। उनका ये जो अब CV आया है उस CV में कितनी जान है और वो कितनी एक मज़ीद पजीराई हासिल कर सकता है। मुझे और एजाज सईद को इजाज़त दीजिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही था। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।